बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है, आपने GTV न्यूज़ में देखा भी होगा कि पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका को सीरीज़ के पहले एक रोज़ा मैच में जो है वो 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेस किया और इस तरह शाहिन शाह अफरीदी की क़यादत में खेला जाने वाला यह पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने 2 विकेटों से अपने नाम किया। 263 रन के टारगेट को पाकिस्तान ने चेस किया। आज इस मैच के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। फैसलाबाद के लोगों का क्रिकेट के लिए जज्बे का कोई जोड़ नहीं। फैसलाबाद मुस्तकबिल में भी इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी जारी रखेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। ICC ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर हारिस सऊफ को 2 मैचेस की मुअत्तली की सजा दी गई। ओपनर साहिबजादा फरहान को 1 डिमेरिट पॉइंट और वार्निंग। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फी का सिर्फ 30% जुर्माना। मुझे क्रिकेट में सियासत कतई पसंद नहीं, इससे क्रिकेट तकसीम का शिकार हो रही है। ICC को बहादुरी दिखाते हुए बड़े दिल से फैसले करने चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम। पाकिस्तान सुपर लीग के स्टेक होल्डर्स के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में फ्रेंचाइज के नुमाइंदगान और PCB के ओहदेदारान की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 आइंदा बरस अप्रैल और मई के आगाज में करवाने पर इत्तेफाक। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। जनूबी अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्बर्ट को टीम की कप्तानी दे दी गई। पाकिस्तान की सिद्रा नवाज भी टीम में शामिल। पाकिस्तान रवाना पहली बार ATP चैलेंजर्स इवेंट की मेजबानी करेगा। मेगा टेनिस इवेंट इस्लामाबाद में होगा। दुनिया के नामवर टेनिस स्टार इस इवेंट का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक ने खुशखबरी सुना दी। जिनाजी ने अच्छी टॉप स्टोरीज, आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि एहसामुल हक ने एक्सक्लूसिवली जो है वो GTV से बात की है। इस मौजू पे भी बात करेंगे। आज हम ज़्यादा बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाली इस सीरीज़ के हवाले से, जहाँ पे T20 और जो वनडे सीरीज़ है खेली जा रही है। T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की और पहला एक रोज़ा मैच अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने अपने नाम किया, 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने के हवाले से एक बड़ा नाम है और जिस तरह बार बार अपने शोज़ में बात करते हैं कि ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम में जो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सरगर्दा खिलाड़ी हैं, वो इन्हीं के डिपार्टमेंट से खेलते हैं। और पहले भी जो उन्होंने कई प्लेयर प्रोड्यूस किए, जिस वक्त उनका इतना नाम नहीं था, उनको अपने डिपार्टमेंट से इन्होंने खिलाया, ग्रूम किया, प्रोड्यूस किया और अब वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देते नज़र भी आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ज़हीर भाई के साथ साथ आज जिस तरह हम बार बार अपने शोज़ में बात करते हैं कि अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, तो आज हमारे बहुत ही अपने वक्त के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब, जिनको अक्सर आप हमारे शोज़ में देखते भी रहते हैं, आज साजिद खान साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, GTV की जानिब से, GTV के नाज़रीन की जानिब से साजिद खान साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साजिद खान अपने वक्त एक ऐसा प्लेयर था जो अगर इस दौर में होता तो किसी भी लीग में हॉट केक के तौर पे लिया जाता, लेकिन साजिद खान का उस ज़माने में उनका क्रिकेट कैरियर था कि जब पाकिस्तान को शोएब मोहम्मद, रमीज़ राजा, सईद अनवर जैसे ओपनर्स का साथ हासिल था। इसीलिए शायद साजिद खान साहब ज़्यादा नहीं खेल सके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने ज़रूर खेली, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वरना सलाहियतों में साजिद खान साहब किसी से भी कम नहीं थे। और हम दुआ गो हैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि अल्लाह ताला साजिद खान साहब को ऐसी कई सालगिरह सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाएं। लेकिन ना सिर्फ ये कि आज साजिद खान साहब की सालगिरह है, बल्कि हमारे एक और बहुत ही अजीज़, बहुत ही काबिल एहतराम और हमारे शो का अक्सर पार्ट भी होते हैं कि जिनकी जो शफ़क़त है, जो मोहब्बत है, वो अमेरिका से हमारे साथ हम मुसलसल हासिल रहती है। एक ऐसा प्लेयर कि जिसको आउट करना जुए शील्ड लाने के मुतारादिफ था, जिनको अपनी विकेट की अहमियत का अंदाज़ा था। जब टेस्ट खेलते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल टेस्ट के सांचे में ढल गए। जब वनडे खेलते थे तो इतनी एग्रेसिव बैटिंग करते थे, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करते थे कि आखिरी बॉल पर छक्का लगा के भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच बचाया। अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर
बॉलर और टैलेंटेड प्लेयर के जिनको आज भी सब याद करते हैं कि जब भी किसी को यह पता ना हो कि विकेट की क्या अफादियत है, अपनी विकेट को किस तरह बचा के रखते हैं, तो इनका नाम मिसाल के तौर पे देते हैं। मिस्टर वॉल आसिफ मुस्तफा साहब आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे बॉय आसिफ मुस्तफा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से बराह रास्त शो में खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हैप्पी बर्थडे विशेस। आसिफ भाई आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और साथ साथ ज़हीर भाई की जानिब से भी। और इस तरह जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि साजिद भाई के लिए भी हमने कहा और हम आपके लिए भी कहेंगे ऐसी कई सालगिरह आप इसी तरह सेहत सलामती तंदुरुस्ती अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करते रहें। और आज पाकिस्तान की टीम ने ये खुशियों को मज़ीद दोबाला कर दिया है कि जब पाकिस्तान ने जो है वो 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। मैच समरी पर निगाह डालेंगे और अपने दोनों मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। ये समरी है जनाब कि 263 किए साउथ अफ्रीका ने, डीकॉक ने 63 रन की इनिंग खेली, प्रेटोरियस 57 रन बना सके, ब्रेट के ने 42 रन की इनिंग खेली, नसीम शाह अबरार ने 3 विकेट हासिल की, सलमान आगा ने 62 बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की इनिंग खेली और यूं पाकिस्तान 2 विकेटों से इस मैच में कामयाब हो गया। ये मैच बड़ी आसानी के साथ जीता जा सकता था, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम ही किया कि जो है वो मैच को सनसनीखेज ना बना दे। आसिफ मुस्तफा साहब के साथ आगाज करते हैं। आसिफ भाई आपने मैच समरी देखी, 263 रन आप फैसलाबाद में बहुत क्रिकेट खेले होंगे। इस पिच को देखते हुए आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका ने रन्स काफी कम किए थे या आपको लगता है कि ऐसा स्कोर था कि जिसको डिफेंड किया जा सकता था, साउथ अफ्रीका कर नहीं सकी? अरे मेरा ख्याल है जो साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया काफी अच्छा स्कोर था इस पिच के हिसाब से, क्योंकि अच्छी खासी बॉल स्पिन हो रही थी और मेरे ख्याल में पेसर्स को थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई है। उसकी 263 ऑलवेज एक जो डिफेंड करने के लिए एक अच्छा स्कोर होता है और जिसने चेस करना उसके लिए भी डिफिकल्ट होता है। और जो कि हमने देखा, जैसा आपने जिक्र किया कि हमने वो मैच जो है जो आसानी से हम जीत सकते थे, वो आखिर ओवर तक लेके चले गए। तो जीत होती है, लेकिन बेसिकली हमें और चीजें भी देखनी पड़ती है कि ये जीत को कैसे और अच्छे तरीके से हम ले सकते थे और बेहतर तरीके से लेते थे बगैर किसी को स्ट्रेस दिए। ठीक है ज़हीर भाई, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने तो बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खिलाई है इस ग्राउंड के ऊपर। मुझे याद है कि आपने एक रमज़ान टूर्नामेंट भी इसी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। 263 रन आपको लगता है साउथ अफ्रीका ने कम किए थे इस परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर? देखें अली भाई, आपने देखा होगा कि इस टीम के अंदर साउथ अफ्रीका की जो है बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग थोड़ी वीक है। मैं समझ रहा हूँ कि जब 50 ओवर के मैच के अंदर 263 रन, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा बैटिंग पिच होती है। आज थोड़ा सा पिच के अंदर बिल्कुल फ़र्क था, जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं कि स्पिन भी हो रही थी और फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट कर रही थी। तो मैं 263 उन्होंने रन ऐसे किए थे कि पाकिस्तान इसे चेस कर सकता था और उसे आसानी से चेस करना चाहिए था, आखिर बॉल तक नहीं जाना चाहिए था। सलमान अली आगा ने जिस तरीके से बैटिंग की, बहुत शानदार बैटिंग की है। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि आज सलमान अली आगा फिनिश करके वहाँ से निकलेंगे, मगर आज फिर जो है वो पहले आउट हो गए और उसके बाद जो है सारी जिम्मेदारी नीचे वाले बैट्समैनों के ऊपर आई और आपने देखा होगा कि फिर आखिरी बॉल्स तक जो है जो है वो मैच गया जो नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, आज क्योंकि जब मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था और मेरी टीम और जो मेरे प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, हम सब जब बैठे हुए थे साथ, तो आज आपकी सालगिरह भी है और आज ही के दिन आपका डेब्यू भी हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 4 नवंबर को लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। और इसके बाद फिर 7 नवंबर को आपका टेस्ट डेब्यू हुआ, 11 नवंबर को आपने अपना आखिरी वनडे मैच खेला। तो नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे आपके लिहाज से। हाँ, आप सही कह रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जो आप वनडे मैंने वो असल में पहले वनडे था जो 4 नवंबर को हुआ था, वो था वाला में टेस्ट मैच लाहौर में था। तो वो बस नवंबर की खास अहमियत है काफी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। तो बस ये एक ब्लेसिंग होती है। और 11 नवंबर को फिर आपका आखिरी मैच, जिस तरह मैंने कहा आखिरी फर्स्ट क्लास मैच आपने खेला। तो नवंबर का महीना जो है वो आसिफ भाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और यकीनी तौर पे हम जब रिसर्च करते हैं तो इस टाइप की चीज़ें जो है सामने लेकर आते हैं ताकि हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बायस बने। इस मैच को मज़ीद डाइसेक्ट करेंगे आसिफ मुस्तफ़ा साहब के साथ, ज़हीरुल हसन साहब के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज के पहले एक रोज़ा मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान ने कामयाबी जरूर हासिल की है 2 विकेटों से, लेकिन इस मैच को पाकिस्तान को बड़ी आसानी के साथ जीतना चाहिए था। ज़हीर भाई, 87 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला साहबजादा और फरहान और साइम अयूब की जानिब से, वहीं से एक मोमेंटम सेट हुआ। आपको लगता है कि जो ये मोमेंटम सेट हुआ है ये 87 रन के ओपनिंग स्टैंड से हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान के
प्लेयर्स ने रन जरूर किए हैं लेकिन अपनी विकेटें भी फिर थ्रो कर दी हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जिस तरीके से दोनों ने बैटिंग की है, साहबजादा फरहान माशाल्लाह मुस्तकिल अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक लंबी इनिंग नहीं खेल रहे हो जो उन्हें खेलनी चाहिए, मगर एक स्टैंड एक अच्छा देते हैं। और जिस तरीके से साइम अयूब फॉर्म उनकी दोबारा से वापस आई है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीचे हमारे खिलाड़ी आउट होते गए, मगर वही बात कि मैं क्या कहूँगा दोबारा के सलमान अली आगा माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलें आज, मगर उनको फिनिश करना चाहिए था। जब हमारे पास फिनिशर बैट्समैन पैदा हो जाएंगे और बैट्समैन होंगे, तो फिर समझ लें कि आपकी टीम जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और नीचे 8वें 9वें नंबर वाले की बैटिंग नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई, आपको, क्योंकि हम तो जाहिर से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, तकरीबन 26-27 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं क्रिकेट को, आपने तो ये सारे फ्लेवर चखे हुए हैं। आपने तो फिनिशर भी आप जबरदस्त रहे, आपने ऑक्यूपेंसी आपकी क्रीज पे बड़ी जबरदस्त रही है। सर आपका कितना एकदम दिल दुखता है और क्या मैसेज देना चाहेंगे, इनको करना क्या चाहिए? क्या आज सलमान आगा को 62 रन करने के बाद फिनिश करना चाहिए था, रिजवान को फिनिश करना चाहिए था? ऐसा लगता है आपको कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गई, उसके बाद जिंदगी हमारी आसान हो गई, अब टीम जाने और मुल्क जाने और रिजल्ट जाने? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, इवन फखर जमान या सैम अयूब वगैरह से उन्होंने भी अपनी सेट होके बैटिंग कर रहे थे, तो उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रन बॉल का गेम था, तो उसमें जो है जरूरत नहीं थी कि आपको ना जो बैट्समैन हमारे एयर में मार के आउट हुए उसको जरूरत नहीं थी, आप नीचे में मार के भी रन बना सकते थे। उसमें क्या होता है कि चाहे कोई बैट्समैन हो, मैच को जब फिनिश करके आता है और मैच जिता के आता है, चाहे उसने 15 रन बनाए हो या सेंचुरी बनाई हो, तो उसकी फीलिंग और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई हो जाता है उसके बाद कि वो फिनिशर की तरफ आता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमने ये 2 अच्छी 3 इनिंग अच्छी खेली है, उसके बाद हमने मैच को छोड़ दिया आखिर के बैट्समैनों के ऊपर। अगर यहीं पे अगर कुछ 6-8 रन ज़्यादा होते तो हमें तो मुसीबत पड़ सकती थी ना इसके ऊपर। तो हमें ये सीखना है कि जो प्लेयर्स हैं, प्लीज़ उनको ये सोचना चाहिए कि जब मैच हाथ में है, ये नहीं कि आपको 10 या 12 रन का एवरेज चाहिए पर ओवर, तो आपको चलो भाई एयर में मारना, आपको हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए, चाहे वो छक्के की सूरत में या चौके की सूरत में। लेकिन जो रन बॉल चाहिए तो फिर उसमें एयर में मारने की जरूरत नहीं, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल आपको कंफर्म हो कि या मैं जो एयर में मारूंगा अगर मेरी मिस हिट भी हुई तो वो कैच नहीं होगा, तो उसकी वैसे बात तो जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर नीचे खेल भी खेला जा सकता है उसकी, लेकिन ये सीखने की बहुत जरूरत है। मतलब यहाँ पे हम आगे जाके फंस जाएंगे, आज तो हम बच गए, कल आगे फंस भी सकते हैं इस सूरत हाल में। ठीक है, अच्छा भाई, बाबर आजम ने गुज़िश्ता मैच में बैटिंग की, सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया कि बाबर आजम की वापसी हो गई। खुद उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मैं खामोश था तो मेरे लिए वो बोल रहे थे। पाकिस्तान में जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स भी उनके एडवोकेट बने हुए हैं, एंकर्स भी उनके एडवोकेट बने हुए हैं कि बाबर की वापसी होनी चाहिए और बाबर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मसीहा है। आज फिर हमने देखा कि वो अंडर 10 आउट हुए, गुज़िश्ता 3 इनिंग में जो लास्ट वनडे की खेली गई वो अंडर 10 आउट हुए। बाबर आजम का इशू आपको क्या नजर आ रहा है कि इतनी उनको सपोर्ट है कि वो आउट होते हैं तो स्टेडियम खाली हो जाता है, उनसे पहले जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं उनके आउट होने पे खुशियां मनाई जाती हैं? पहले तो ये ट्रेंड आप बताएं कि कैसा लगता है आपको कि बाबर की वजह से उनसे पहले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उनके आउट होने का इंतजार किया जाता है, और जब कोई बैट्समैन पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होकर जा रहा होता है तो पाकिस्तानी फैन जो है वो खुशी से तालियां बजा रहे होते हैं कि बाबर आजम आ रहे हैं। ये रुझान कितना खतरनाक है? नहीं, ये रुझान देखें, पब्लिक को हम रोक तो सकते नहीं जो उनकी फीलिंग को या उनको, लेकिन ये पब्लिक का जो रुझान है सरासर गलत है। अगर वही जो प्लेयर के लिए आउट होने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है। जी। बाबर आजम की जहाँ तक बात है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक आप सबके सामने हैं, कोई नई बात नहीं कि वो स्पिनर्स में देखे ना आपने, आप अगर आज बॉलिंग उनको देखेंगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को मिडिल स्टंप करते करते एक बॉल अंदर किया, वो फंस गए। तो वहां पे उनको अब पता नहीं वो किस किस्म की कोचेस जो हैं वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, टैक्टिकल प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको नहीं करा रहे, क्योंकि बाबर एक आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है। उसको अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो वो उससे आउटकम बाहर आ सकता है अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाए। लेकिन आई एम बिलीविंग कि जो कोचेस हैं वो अपना जॉब अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, वो इस तरह प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। आज ये नए कोचेस नहीं, इससे पहले भी वो उसको इस चीज की प्रॉब्लम रही है, किसी ने भी मेरे ख्याल में सही मानों में सही तरीके से टैक्टिकली काम नहीं किया, वल्लाह आलम। लेकिन मैं जो जो अगर टैक्टिकली काम किया होता तो बाबर आजम के वो रिफ्लेक्ट करता उस चीज को। तो ये इशू रहा है उसके, वो स्पिनर्स में जो उसको मिडिल स्टंप में बॉल करता रहेगा एक टाइट लाइन से, तो वहां वो स्ट्रगल करते हैं वो। सर आपने भी ये बात कही कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। आप समझते हैं कि वाकई बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, या आप ये समझते हैं कि दूसरे प्लेयर इतने छोटे हो गए कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर लग लेता है?
आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव के तौर पे लूँगा कि जो परफॉर्मेंस या जो क्वालिटी, जो स्किल बाबर आज़म के पास है, वो हमारे पास इस वक़्त पाकिस्तान में किसी प्लेयर के पास नहीं है। अब ये जो पिक्चर है, बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे बैट्समैन जो भी सरफेस नहीं हुए हैं या उनको चांस नहीं दिया जा रहा, जो भी रीज़न्स हैं, जो कि मुझे पता चलता है कुछ प्लेयर्स हैं जिनको सही तरीके से चांस नहीं दिया जा रहा। अगर उनको उस तरीके से चांस दिया जाए, तो हो सकता है उनको फ्री ऑफ माइंड दिया बाबर आज़म की टक्कर की परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास बाबर आज़म से अच्छा प्लेयर तो कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, ज़रा मैं आपको आपके साथ बाबर आज़म बहुत खेले हैं। हर आदमी बाबर आज़म की तारीफ़ करता है। जब आसिफ मुश्तबा साहब जैसे लेजेंडरी प्लेयर, मेरे नज़दीक तो आसिफ भाई लेजेंड है, इसलिए कि मैंने उनको खेलते हुए देखा है। गो के पाकिस्तान के लिए कम खेले, लेकिन जिस तरह मैंने उनको डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा है, क्लब में खेलते हुए देखा है, तो मेरे लिए तो आसिफ भाई किसी लेजेंड से कम नहीं है। जब आसिफ भाई जैसे लोग तारीफ़ करते हैं, जब राशिद लतीफ़ जैसे लोग तारीफ़ करते हैं, बासित अली भाई जैसे लोग तारीफ़ करते हैं, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर तो अच्छे हैं बाबर आज़म। लेकिन क्या ये जुमला कहना सही है कि बाबर आज़म इज़ द बेस्ट एवर प्रोड्यूस प्लेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? क्योंकि राशिद लतीफ़ ने मेरे ही शो में कहा कि बेस्ट प्लेयर है वो। क्या लगता है आपको कि बाबर आज़म जितनी भी उनकी हाइप बनाई जाती है, वाकई इतने बड़े प्लेयर हैं, या दूसरे प्लेयर की परफॉर्मेंस इतनी कम हो गई है कि हमें बाबर आज़म अच्छा लगने लगा है? देखें, बाबर आजम को तो हम भी कहते हैं कि अच्छे प्लेयर हैं। हमने कभी उनकी बुराई ये नहीं की। टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जब भी क्रिटिसाइज़ किया वो सिर्फ और सिर्फ T20 के ऊपर किया कि उनका स्ट्राइक रेट जो है उस तरीके से नहीं है। ठीक है, अभी 68 रन की उन्होंने इनिंग ज़रूर खेली है, मगर आप एक चीज़ देखें कि 140 रन के अंदर 68 रन उन्होंने करने थे। जब अगर हमें 190 रन चेस करना होगा, फिर हम देखेंगे कि उस स्ट्राइक रेट से अगर वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ एंकर भी हमारे, कुछ टेस्ट प्लेयर भी हमारे जो है वो कह रहे हैं कि बाबर आजम, नो डाउट बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, मगर ये सोचें कि T20 के अंदर बाबर आजम 3 साल से हमारे साथ खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है इंडिविजुअल। आप देख लें कि किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दे, वनडे का भी कप्तान बना दे, मगर T20 के लिए खुदा के वास्ते उनको स्ट्राइक रेट अपना तेज करना होगा। जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग की, अगर पाकिस्तान अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो आपका T20 का कैप्टन है, आप ही के डिपार्टमेंट का प्लेयर है, आपके डिपार्टमेंट का कैप्टन है सलमान आगा, वो कह रहे हैं बाबर आजम होगा तो हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? देखें, सलमान अली आगा आपको पता है बड़ा सीधा सा बच्चा है, और वो बेचारा जो है ज़ाहिर बात है कि इस वक्त अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। देखें, उसने बड़ी कुर्बानी दी है। 5वें नंबर पे जाके T20 में बैटिंग करता था। बाबर आजम की तरह या रिजवान की तरह आके वो ओपनर बैटिंग नहीं कर रहा था, अपने लिए नहीं खेल रहा था। उसने टीम बनाने की कोशिश की है। सलमान अली आगा ने टीम बनाने की कोशिश की, अदरवाइज उसका नंबर तो वन डाउन आता था। अगर वो वन डाउन आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर मिलते, और फिर उसके बाद वो तो छक्के भी मार सकता है, चौके भी मार सकता है। मगर उसने टीम बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। बाबर आजम के लिए उसको कहना एक, अभी तो वो खुद अपनी लिए जगह बना रहा है, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं। ठीक है, आसिफ भाई आप क्या समझते हैं कि जो सलमान आगा का स्टेटमेंट है कि बाबर होगा तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो बाबर तो उस वक्त भी था कि जब हम यूएसए से हारे, और बाबर तो उस वक्त भी था जब हम आयरलैंड से हारे, बाबर तो उस वक्त भी था जब हम बांग्लादेश से हारे। तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, किस वजह से दिए जाते हैं कि बाबर होगा तो हम ये कर जाएंगे, बाबर होगा तो हम वो कर जाएंगे? देखें, ये जो स्टेटमेंट उसने दी है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक आपके स्टार प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने के लिए दी गई, क्योंकि उसको हम वापस ला रहे थे टीम के अंदर, तो कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बेस्ड स्टेटमेंट है। आपने जैसे कहा बाबर पहले भी था, हम जीते या नहीं जीते, इससे कोई एक प्लेयर से टीम कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीता जाता। तो ये एक कॉन्फिडेंस बेस्ड स्टेटमेंट, जो एक प्लेयर को आप ला रहे हैं टीम को, उसको कॉन्फिडेंस देने के ताकि मैच खेले तो परफॉर्मेंस करे। ठीक है, अच्छा सर, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है और मैं आपसे चाहूंगा इसका जवाब लेना कि बाबर की वापसी क्या परफॉर्मेंस पे हुई है या कमर्शियल एस्पेक्ट के तहत हुई है? देखिए, परफॉर्मेंस तो कोई मैच खेली नहीं इन्होंने, तो वो किस परफॉर्मेंस पे लाते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और डेफिनेटली जो सोशल मीडिया प्रेशर जो पड़ता है आजकल, वो उसका, ये दोनों ठीक मिलके इसकी वजह से बाबर की वापसी हुई। ठीक है, जहीर भाई आपको क्या लगता है कि क्या कमर्शियल वैल्यू की वजह से उनकी वापसी हुई है? क्योंकि आपने खुद देखा ग्राउंड की वजह से भर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस तो T20 में उनकी थी नहीं जिस बेस पर उनको वापस लाया गया। ये सवाल तो उस वक्त भी उठा था कि सिलेक्शन कमेटी ने किस परफॉर्मेंस पे उनका सिलेक्शन किया है, ठीक। और ये बात बिल्कुल हुई थी और आज भी हो रही है बात। ठीक है, तो हमारे दोनों एनालिस्ट का यही कहना है कि कमर्शियल एस्पेक्ट के तहत बाबर आजम की वापसी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आगे प्लेयर हैं, जब बड़े बड़े प्लेयर उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट एनालिस्ट उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनको उसी हिसाब से परफॉर्म भी करना चाहिए, क्योंकि बाबर परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान जीतेगा, और हम सबको बतौर पाकिस्तानी बहुत खुशी होगी। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ ICC के दौरे मेयार के हवाले से और मुतासिब बना रवैये के हवाले से, जो आज हारिस रऊफ पे 2 मैचेस की पाबंदी लगाई गई है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान मेंस टीम की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है इस हालिया वर्ल्ड कप में, वीमेंस वर्ल्ड कप में, कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी और उसकी पादाश में मोहम्मद वसीम को हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, उनको सैक कर दिया गया। इस मुद्दे पर बात करेंगे ज़हीर भाई से, क्योंकि वीमेंस क्रिकेट के हवाले से भी इनके डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है और काफ़ी वोकल है वीमेंस क्रिकेट के हवाले से। सर, पहले तो ये बताएं कि जब मोहम्मद वसीम को अपॉइंट कर रहे थे इसी शो में हमने, आपने और हम जैसे कई लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई कि मोहम्मद वसीम इज नॉट द राइट चॉइस फॉर दिस पोस्ट। पीसीबी के कानों पे उस वक्त जूनियर रिंग थी। जब इस तरह की पैथेटिक नताइज सामने आते हैं तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है। ये पहले तो बताएं कि क्या मोहम्मद वसीम आइडियल चॉइस थे वीमेंस क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इससे पहले तो इन्होंने वीमेंस क्रिकेट पे कभी कोई काम ही नहीं किया। देखें अली भाई, आप ही के प्रोग्राम के अंदर ये बात हुई थी और ये बात हमने कही थी कि वुमेन क्रिकेट के हवाले से वसीम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक गलत डिसीजन है, जिसकी आपको मिसाल पाकिस्तान की जितनी भी सीरीज़, होम सीरीज़ हुई उसमें भी नज़र आया कि एक प्लेयर आपका जो इसको आपको कॉन्फिडेंस देना है, मिसाल के तौर पे आलिया रियाज को, उसने पहले इनिंग मैच के अंदर जो है 30-35 रन कर दिए, दूसरी में आउट हो गई तो तीसरी में उसको ड्रॉप कर दिया। आपको तो आगे जाना है, वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी उस वक्त टीम, तो उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। तो उनको यही नहीं पता कि हमें किस प्लेयर को लेके चल रहे हैं, किस प्लेयर को लेके खेलना है हमने, तो फिर कैसे टीम जीत सकती है। आप मुझे बताएं ना कि जिस प्लेयर से आपने परफॉर्मेंस लेनी है उस प्लेयर्स को नंबर को आप आगे पीछे करेंगे या आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं नहीं समझ रहा था कि मोहम्मद वसीम की जो सिलेक्शन पहले हुई थी वो सही थी। ये बात हमने पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की थी, मगर है कि अब बहरहाल देखते हैं कि इनको, मेरा ख्याल है चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फॉरेन कोच की ज़रूरत है जो बाहर से आए और जो विमेन क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखता हो और इनके जहन से खेले। देखें, हमने लड़कों की टीम भी चलाई है और लड़कियों की टीम भी चलाई है। लड़कियों की टीम चलाना बहुत मुश्किल है, लड़कियों के दिमाग से खेलना बहुत मुश्किल काम होता है, इनसे रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको जो है उनके दिमाग से खेलना होता है। तो इसलिए जो है मैं समझ रहा हूँ कि उस बंदे को लेकर आए जो विमेन क्रिकेट का, जिससे एक्सपीरियंस भी हो, जो उनके दिमाग से खेल सके। ठीक है, अच्छा, उनके दिमाग से खेल सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी अब जाके क्रिकेट बोर्ड को एहसास हो रहा है कि वसीम बैट्समैन थे, पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की जो बैटिंग थी वो परफॉर्म उस तरह से नहीं दे सकी, बतौर बैट्समैन उन्होंने बैटिंग को जो है वो सही नहीं किया और फिर भी मलबा जो है वो वसीम के साथ तो डाले ही उनके ऊपर जा रहा है शिकस्त का जिम्मेदार, और डालना भी चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आके। फिर फातिमा सना की कप्तानी भी जो है वो डीप वाटर में आ गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, बात ये है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत लेट डिसीजन लिया, वहाँ तक कि आप देखें सारे इवेंट आप हार के रह गए, आप एक मैच नहीं जीते। यहाँ पर आप साउथ अफ्रीका से भी सीरीज़ हार गए, ठीक है, एक मैच आप जीते, वो भी सिद्रा अमीन ने 3 मैचेस में 300 कर दिए। मकसद कहने का ये है कि ये सारी चीज़ें प्लान के तहत होती है। मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब के एडवाइज़र कौन है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मोहसिन नकवी साहब एक अच्छे क्रिकेट खिलाना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने स्टेडियम्स अच्छे बना दिए, बहुत अच्छा काम किया, मगर जो एडवाइज़र उनके हैं वो उन्हें शायद सही मशवरा नहीं दे रहे हैं, जो इनको मेरे ख्याल है अगर दें तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो शायद आगे जाके फ़ायदा हो। अच्छा, मोहम्मद वसीम को तो चले हटा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इंडिया को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और मैच ऐसे फंसाएं अपनी बॉलिंग से। गो के बाद में रन हो गए, लेकिन एक फेज ऐसा भी आया कि टीमें हमारे सामने, हमारी बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करती नजर आई हैं। वहाँ पे फिर ताहिर खान को, जुनैद खान को क्रेडिट जाता है। अगर यहाँ मोहम्मद वसीम को हटाते हैं तो आपको लगता है कि जुनैद और ताहिर को हटाना एक और गलत फैसला होगा, क्योंकि दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए, उनके डिपार्टमेंट ने तो परफॉर्म अच्छा किया, उनके जो डिपार्टमेंट था उनके बॉलिंग का, स्पिन बॉलिंग का या फास्ट बॉलिंग का, उन्होंने एक परफॉर्मेंस अच्छी दी है। तो मैं नहीं समझता कि जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई चेंजिंग करनी चाहिए। हाँ, इनको हेड कोच के लेवल पे चेंज करना चाहिए और किसी एक्सपीरियंस, किसी फॉरेन कोच को यहाँ पर लेके आना चाहिए जो फेयर होकर और क्रिकेट को समझ कर और जो क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट के को डीपली जाके समझते हैं कि एक तजुर्बा ये क्यों ना कर दें, एक नई सी बात मैं करने जा रहा हूं कि आप क्यों फॉरेन कोच अगर लेकर आ रहे हैं तो विमेन फॉरेन कोच लेकर आ जाएं। आप इतनी सारी विमेन प्लेयर हैं कि जब मुल्तान सुल्तान लेकर आ सकता है मर्दों में विमेन कोचेस, तो फिर आप विमेन टीम के साथ विमेन फॉरेन प्लेयर क्यों नहीं लगा सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि जो फॉरेन कोच के अंदर किसी जेंट्स को ही लेकर आए। जाहिर बात है किसी लेडीज़ को भी लाएं आप, जो अगर अच्छी परफॉर्मर हैं अगर दुनिया के अंदर और वो अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है एज ए कोच, तो आप उनको भी लेकर आए। मगर आप फॉरेन कोच ये भी करके देखें, क्योंकि अब तक हमारे कोचेस एडजस्ट ही नहीं कर पाए विमेन टीम के साथ। बिल्कुल नहीं कर पाए, ना कर सकते हैं। देखिए, उनका क्रिकेट, आपको मैं इतना बता दूं कि नदीम खान के बारे में मैं बताऊं आपको। नदीम खान मुझे जब यूबीएल में थे मुझसे कहने लगे कि मेरा बस चले तो मैं तो लड़कियों की टीम बंद कर दूं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके वो लड़कियों की टीम के हेड बन गए। तो ये तो हमारे यहाँ सिस्टम है। आप मुझे बताएं कि कैसे क्रिकेट, जिनकी सोच ये होगी तो क्रिकेट कहाँ से तरक्की करेगी? तो वहाँ बस नहीं चल रहा होगा ना। तो बस नहीं चल रहा था तो इसका मतलब आप नौकरी किए जा रहे हो।
ठीक है। और नदीम खान साहब की बात की, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है विमेन टीम के साथ एक एक्सपीरियंस ये भी करके देख लें कि विमेन टीम के साथ वीमेन कोच कोई फॉरन लेकर आए, ताकि शायद इसमें कोई सुधार आ जाए, क्योंकि अब तक जितने भी मेल कोचेस लगाए गए उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। तो ये करके भी देखें, शायद इससे बेहतरी आए। लेकिन जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए यकीनी तौर पर क्रेडिट गोज टू ताहिर खान एंड जुनैद खान। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे टेनिस के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आसिफ मुस्तफा साहब मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक अमेरिका से मौजूद हैं, बराह रास्त स्टूडियो में ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं। क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस स्टार एहसान उल हक ने एक मीट दी प्रेस की, और एक खुशहाल खबर यह है कि पाकिस्तान को ATP टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई। एक्सक्लूसिवली एहसान उल हक ने हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन से बात भी की है, और जो हमारे रिपोर्टर है मुश्तबा हसन बड़ी तंदेही के साथ, बड़ी क्रेजी के साथ काम कर रहे हैं। और यही नहीं, कराची से अगर असगर अजीम की बात कर लें, कोयटा से बुशरा कमर की बात करें, जिशान नवाज की बात करें, और इसके साथ साथ फैसलाबाद से हमारे जो रिपोर्टर हैं उनकी बात करें, तो हमारे सारे रिपोर्टर्स जो है वो जी स्पोर्ट्स को एक गुलदस्ते की तरह सजाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, और मुश्तबा उनमें से एक है कि जिन्होंने बात की है एहसान उल हक के साथ। क्या गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टेनिस स्टार एहसान उल हक। एहसान उल हक से जानते हैं कि एहसान उल हक ने आज पाकिस्तान की जो टेनिस के जो शौकीन हैं उनको खुशखबरी सुनाई है। इनसे जानते हैं कि ATP जो है पाकिस्तान मेजबानी करे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्टेप है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई मौके पे ऐसे सदर थे, लेकिन ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। तो आपके होते हुए ये टेनिस की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई है नौजवान नस्ल के लिए, तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, मेरे ख्याल से तो गेम चेंजर जी, हिस्टोरिकल इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ATP टूर चैलेंजर यहाँ पे आ रहा है। $50,000 प्राइज मनी है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में विल बी द हाईएस्ट प्राइज मनी टूर्नामेंट टेनिस का। एंड ATP इज इक्विवेलेंट टू ICC। अगर क्रिकेट से आप करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा इतना बड़ा लेवल का कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। आई थिंक इससे प्लेयर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। एक रोड मैप मैं देना चाह रहा हूँ प्लेयर्स के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। सारे के सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बाहर जाके इन टूर्नामेंट्स को नहीं खेलते, नहीं खेल पाते हैं, तो ये टूर्नामेंट जब पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, दे कैन अर्न प्राइज मनी इन डॉलर्स एज वेल। अपने एक जो है ना मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। टॉप प्लेयर्स को अपने साथ खेलते देखें, उनके अगेंस्ट खेलें, उनके साथ ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें। इट विल बी टोटल गेम चेंजर इन पाकिस्तान, टेनिस के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। एज अ प्लेयर मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने मुल्क का नाम एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छा हेल्दी इमेज जो है ना मुल्क का दूं। इस चैलेंजर के यहाँ पे आने से जो सारे प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, टॉप प्लेयर्स जो आएंगे, उससे पाकिस्तान का एक बहुत ही जबरदस्त इमेज जो है ना पूरी दुनिया में जाएगा। एंड ATP के चैलेंजर के डायरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, ATP की पूरी टीम यहाँ पे आ रही है टू डू अ होल स्टोरी ऑन दिस चैलेंजर एंड पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। एंड सारे जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर भी हैं उनको भी मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा टू कम फॉरवर्ड एंड बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल इवेंट, और स्पॉन्सर्स करें ताकि वी कैन मेक अ मेमोरेबल हिस्टोरिकल इवेंट इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात की थी पाकिस्तान में जैसे PSA की तर्ज पर एक टेनिस लीग का भी इनेकाद करने जा रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में खेलते हैं? और इससे एक इंस्पिरेशन जरूर होगा कि टेनिस में जो एक होता है कि लोग नहीं आते, तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर के आने से पाकिस्तान के कितने स्टार्स यहाँ पे? नहीं, देखिए जी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी होती हैं। ये चैलेंजर जो है एक तरह से उसी सीढ़ी की जो है ना एक नुक्ता ही कहूंगा मैं उसमें, जब इस चैलेंज से सारे प्लेयर्स आएंगे यहाँ पे, दे विल टेक अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर सिटी। तो अगले साल जब लीग शुरू करने लगा हूं मैं, उनको इनवाइट करूंगा। इट विल बी इजी फॉर देम टू कम टू प्ले एंड बी पार्ट ऑफ द लीग। तो वो एक सिलसिला है जिसको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। पहले टेनिस को और प्रमोट करना है मुल्क के अंदर, उसको और एंगेज करना है, लोगों को इंटरेस्टेड बनाना है, स्पॉन्सर्स को इंटरेस्ट करना है कि टेनिस के अंदर वापस आएं। एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल वील हैव अ प्रॉपर इंटरनेशनल कैलेंडर पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जूनियर इवेंट्स भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे, चैलेंजर भी होगा, इंशाल्लाह लीग भी होगी, जिसकी वजह से पूरा टेनिस का इकोसिस्टम जो है ना विल गो टू न्यू हाइट्स। और जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनका होता है कि प्रॉब्लम ज्यादा प्राइज मनी नहीं बना पाते, एक्चुअली उनको भी अपॉर्चुनिटी मैं दूंगा टू मेक अ वेरी हेल्दी लिविंग आउट ऑफ इट। और नीचे जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में समझते सिर्फ क्रिकेट में ही पैसा है, तो आप लोगों का भी पूरा जो है ना चेंज माइंड जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, पहली दफा देखा गया कि दीगर जो स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट बोर्ड है, आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की, उन्होंने आपको काफी सपोर्ट, तो उसका थोड़ा हाईलाइट करते हैं मोहसिन नकवी साहब ने कितनी यकीन दहानी कराई कि वो किस हद तक पाकिस्तान टेनिस की मदद करेंगे? नहीं जी, अभी तक तो ऑब्वियसली जो भी उनके सामने रिक्वेस्ट की हैं, जो भी उनके सामने मैंने अपना विजन और गोल शेयर किया है, ही हैज टोटली अप्रूव्ड इट। एंड वो भी बहुत विजनरी इंसान है, जिस तरह उन्होंने सारे हमारे स्टेडियम्स बना रहे हैं, जो स्टांस ले रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए भी
अभी जो उन्होंने एशिया कप के लिए भी जो स्टांस लिया है, दिस इज नॉट वेरी इजी स्टांसेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ले रहे हैं और वही है पेट्रियाटिक बंदे हैं। आई एम ऑल्सो वेरी पेट्रियाटिक, जहाँ भी मुल्क का काम और मुल्क का नाम है वो कोशिश कर रहे हैं हम करने के लिए, एंड ही इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। अभी भी हमारी जो टेनिस फैसिलिटी को जो कवर करना है उनकी लीडरशिप के अंदर, इंशाल्लाह ये एक दफ़ा चैलेंजर हो जाए तो दिसंबर जनवरी में विल मेक अ स्टेट ऑफ द आर्ट। इसी फैसिलिटी को हम पूरा कवर करने लगे हैं, जो कि भी मेरे ख्याल से विल बी गेम चेंजर फॉर टेनिस इन पाकिस्तान, और उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से और इंटरनेशनल इवेंट्स जो है ना बड़ी आसानी यहाँ पे पाकिस्तान में करा सकते हैं। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नाम को सुना और बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की पाकिस्तान को मेज़बानी मिल गई। इसके लिए यकीनी तौर पे जैसा मुल्क की जो कोशिशें बनता एसोसिएशन फेडरेशन का हिस्सा बने, मुसलसल जो है पाकिस्तान में टेनिस को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आसिफ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ेहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर लगाई गई है आईसीसी से, जबकि हमने देखा कि जो इंडियन प्लेयर्स ने भी ऐसे ही किया, सूर्य कुमार यादव ने और दूसरे प्लेयर्स ने, उनके ऊपर फाइन किया गया, हारिस के ऊपर पाबंदी लगाई गई 2 मैचेस की। आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन बनती है ये, या वसीम अकरम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खेलों में सियासत को दूर रखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही इनजस्टिस है कि पहली बात तो यह तय की जाए जो हारिस रऊफ ने किया उसके मतलब क्या है, वो किस तरीके से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया, उसको जो पोलिटिसाइज बयान दिया, वो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड है ना, जो वीडियो के ऊपर है, लाइव किया उसने, ठीक है। तो ये तो हारिस रऊफ के साथ तो एक चीज है कि भाई जो पॉलिटिक्स है, जो वसीम अकरम ने कहा बिल्कुल सही बयान कहा उसने। तो ये तो एक वेरी इंडस्ट्री से मजाक है, एक्चुअली आईसीसी मजाक किया मेरे हिसाब से ना, ये मजाक है, एक जोक है बिल्कुल ना, कि आप क्या उसका मतलब क्या है, पहले बता दो सही ना, पहले उसको डिस्क्राइब करें ना, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा था वो, ठीक है ना। वो आया आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है कि नहीं आता, किसी का बदतमीजी थी या नहीं थी, या किसी को किया था या नहीं किया था, या क्राउड ऑफेंड हुआ था या नहीं हुआ था, ये चीजें होती, बहुत सारी चीजें। तो मुझे इसका डिटेल, लेकिन एक ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि इसका क्या वजह था जिसकी वजह से 2 मैच की सस्पेंशन मिली है। ठीक है, अज़हर भाई आपको क्या लगता है कि हारिस के साथ, बल्कि हारिस के साथ नहीं तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि इंडिया को जो प्लेयर थे उनको आपने जो है वो फाइन लगाया, पाकिस्तान के प्लेयर को आपने, जो प्लेयर का ब्रेड एंड बटर होता है और एक पैशन होता है इसका अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, सब कैप पहनना, चाहे वो 100 मैच खेला हो, चाहे वो 1 मैच खेला हो, 2 मैच लगती है, क्योंकि कहते हैं अगर आप बढ़ा दिए होते हैं तो हमारी बदकिस्मत इतना शायद मेरा ख्याल बिल्कुल इसके ऊपर बयान उसने तो वाकई बयान, और हारिस ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ही कोई उसने मुंह से कुछ कहा है। अगर उसने किसी चीज़ का इशारा दिया तो उससे पूछे तो किस चीज़ का इशारा दिया, और उसको अपने तौर पे फर्ज कर लेना कि उन्होंने फला वॉर के हिसाब से जो है, और उसने तो अगर उसको हुट कर रहे थे पीछे से, तमाशाई हुट कर रहे थे, तमाशाइयों को जवाब दिया। यहाँ तो आसिफ भाई इस बात को, मेरी बात को सेकंड करेंगे, यहाँ तो जो सिल्वेस्टर क्लार्क ने मुल्तान में तमाशाई को ईंट भी उठा के मारी हुई है, तमाशाइयों के ऊपर बल्ला लेके इंतजाम पे कूदे हुए, उसने तो इशारा ही किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, इशारा करने के ऊपर आपने 2 मैच की पनिशमेंट दे दी है, तो फिर आप इंडियन प्लेयर को भी ये बात करते, उसके लिए भी ये काम करते, उसके लिए तो आपने सिर्फ पेनल्टी लगा दी है और इसको आप 2 मैचों के लिए बाहर कर दिया। इस तरह से ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। तो आईसीसी तो फिर इसका मतलब है कि उसकी डोरें तो फिर बीसीसीआई खींच रही है। बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज़ है। आप देखें ना, चाहे आप देखें कि बीसीसीआई जो है वही लोग आईसीसी के अंदर भी हैं और आईसीसी वही काम करता है जो बीसीसीआई चाहती है। ठीक है आसिफ भाई, ये अब तो तमाशाई अगर हुट कर रहे हैं और अगर कोई प्लेयर जवाब दे देता है, कोई उन्होंने फिजिकल एब्यूज नहीं किया, कोई उन्होंने जो वर्बल एब्यूज नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक इशारा किया है, जो तमाशा उन पे हुट कर रहे थे, तो इसमें आपको नहीं लगता कि पीसीबी को स्ट्रांग एक स्टांस लेना चाहिए कि ड्यूरिंग द मैच प्लेयर के साथ थोड़ी इन्वॉल्व हुए हैं, या प्लेयर की जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको थोड़ी मुतासिर किया हारिस रऊफ ने? देखिए, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, काफ़ी अरसे से वो एक वीकेस्ट लिंक पे चल रहा है। उसमें हमारे पास इतना जो है ना करेज या हिम्मत नहीं है कि हम आईसीसी या बीसीसीआई के खिलाफ जा सके, क्योंकि जो भी आपको मॉनेटरी फ़ायदा होता है वो आईसीसी के इनकम से होता है, हमारी अपनी तो कोई इनकम है ही नहीं ना। तो जो क्रिकेट बोर्ड के इल्ले तलल्ले हैं, जो इनके ऑफिशियल के इल्ले तलल्ले, वो किस तरीके से पूरे होंगे? जब पैसे होंगे तो करेंगे ना, और पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आईसीसी से आते हैं, हमारे पास तो नहीं कुछ है। तो ये सब चीज़ें होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो वो इनमें ये कुछ कर ही नहीं सकते। वो जो है ना, जितनी चीज़ें, इसमें किसी में हिम्मत नहीं कुछ कर सकेगी बीसीसीआई या आईसीसी का। तो अब आप क्या करना क्या चाहिए? क्या ट्रॉफी का बदला ले रहा है बीसीसीआई पाकिस्तान से? देखिए, ये तो एक पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली। एक ट्रॉफी का एक मामूली सी बात है, उसको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से निपटाया जा सकता था।
लेकिन इन सारी इंसिडेंट को सब दोनों तरफ से पॉलिटिसाइज कर दिया गया, तो जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन और आप दूसरी चीजें देखें, हॉकी टीम जो है आपस में हाई फाई कर रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और यहाँ पे हो रहा है। या तो आप कहो कि हमने खेलना ही नहीं है, खेलना भी और फिर ये चीजें भी करें, तो मतलब अजीब ही, मतलब एक चू चू का मरहब हम जिसे उर्दू में कहते हैं, बना के रखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनकी अपनी पॉलिसी क्या है। ठीक ठीक है आसिफ भाई, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सालगिरह को हमारे साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन जाते जाते जरा ये बता दें कि आसिफ मुश्तबा बने कैसे, कि क्रिकेट का शौक आपको कैसे हुआ कि जिसकी वजह से आप एक जबरदस्त प्लेयर बन के सामने आए? देखिए, मैं भी रईस साहब यहाँ बैठे हुए हैं स्टेट बैंक के। मैंने पहले आपसे बताया कभी जिक्र कि जो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, वो हम कहते थे SBA ग्राउंड, जो अब्दुल्ला कॉलेज के सामने होता था, वहाँ जाके हम वहाँ ग्राउंड में झाड़ू लगा के विकेटें गाड़ के मैच खेलते थे। तो क्रिकेट, हार्ड बॉल की क्रिकेट की तरह मेरी उस ग्राउंड से जहाँ आजकल स्टेट बैंक का स्टेडियम बना हुआ है। तो वो से फिर ये याद है कि बस मतलब सारी मतलब मेजोरिटी ऑफ क्रिकेट वहाँ खेली। फिर उसके बाद हम नाजमा जिमखाना पार्क चले गए, अन्नू भाई पार्क में, जहाँ पर हम खेलना शुरू किए। तो लेकिन जो बहुत क्रिकेट खेली एसबी पार्क में, वो उसकी यादें हमने। चले, ये तो आसिफ भाई फिर जहीर भाई के लिए भी ऑनर है कि इनके ग्राउंड पे आप झाड़ू लगा लगा के खेलते रहे, और उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेट बैंक आज स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। सर थैंक यू सो मच जहीर भाई, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बर्थडे बॉय आसिफ मुश्तबा साहब। हमारे फिर साजिद खान साहब को भी उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद की। आप दोनों ही हमारे शो का बड़ा वाइटल पार्ट हैं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, ज़हीरुल हसन साहब के साथ, आसिफ मुश्तबा साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।